नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पहली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत के रुस्तम 2 ड्रोन को लेकर। दोस्तों, भारत का मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन रुस्तम 2 को इस साल सितंबर के महीने में भारतीय सेना को सौंपा जाएगा यूजर ट्रायल्स के लिए। कहा जा रहा है कि इस यूजर ट्रायल में इस ड्रोन को अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग वातावरण में जांचा जाएगा और इस दौरान आर्म फोर्सेस के साथ डीआरडीओ के अधिकारियों की टीम भी इसमें साथ में रहेगी, साथ ही जिसमें कि वे मिलकर इसका टेस्ट करेंगे। इसके अलावा डीआरडीओ की टीम भारतीय सेना के अधिकारियों को भी ट्रेन करेगी। दोस्तों, अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर ही आ रही है। भारतीय सेना ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस गन की 220 यूनिटों की खरीद के लिए अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि यह पहला मौका है जिसमें कि तत्काल जरूरत इस तरीके की एयर डिफेंस गन की बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के बाद और भी यूनिटें खरीदी जाएंगी। वहीं रक्षा मंत्रालय ने इस नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस गन के लिए बोली जमा करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनी इसमें भागीदारी करेगी और एक जॉइंट वेंचर बनाएंगी जर्मन की कंपनी के साथ, जिसमें कि ये दोनों जॉइंट वेंचर के माध्यम से इस तरीके के एयर डिफेंस गन को तैयार करेंगे जो कि नेक्स्ट जनरेशन वाली होंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत की अस्त्रा मिसाइल को लेकर। दोस्तों, स्वदेशी रूप से तैयार की गई बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम यानी कि अस्त्रा को भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI की 40 यूनिटों में इंटीग्रेटेड किया जाएगा और इसके लिए भारतीय वायुसेना को सॉफ्टवेयर पैचेस भी मिलने लगे हैं। इसके अलावा पैचेस लॉन्चर इंटीग्रेशन भी भारतीय वायुसेना को मिल गया है। बता दें कि ये पहला बैच होगा जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को लगाया जाएगा। अस्त्रा आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की प्रमुख BVR मिसाइल होगी। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के लिए अस्त्रा के 2 और वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, जिसमें कि अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 है। अस्त्रा मार्क 2 की जो रेंज है वो 160 किलोमीटर होगी, जबकि अस्त्रा मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर होगी। दोस्तों, एक बड़ी उपलब्धि के साथ भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म अस्त्रा माइक्रोवेव ने एक इम्प्रूव्ड उत्तम ISR रडार का इम्प्रूव्ड वेरिएंट डीआरडीओ की लैब LRDE को सौंपा है। बता दें कि ये ISR रडार तेजस मार्क 2 में लगाया जाएगा। बता दें कि ये एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट होगा जिसमें ज्यादा ट्रांसमिटिव रिसीव मॉड्यूल्स होंगे। यही नहीं, इस नए रडार का साइज काफी छोटा होगा, साथ ही इसमें हाई डेंसिटी TR मॉड्यूल्स लगे होंगे। बता दें कि साइज छोटा होने की वजह से तेजस मार्क 2 के नोज कोन पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि इंफ्रारेड, सर्च एंड ट्रैक आदि को लगाया जा सकेगा। दोस्तों, भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस यूनिट और इंडियन एयरफोर्स ने एक जॉइंट एक्सरसाइज की है स्पेशल ऑपरेशन की, जिसमें कि चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। इस एक्सरसाइज में स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए गए लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कैरी किया गया। बता दें कि इस जॉइंट एक्सरसाइज का मतलब है कि दोनों के बीच में एक बेहतरीन समन्वय बनाना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि आर्चर ड्रोन को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत का आर्चर ड्रोन एक आर्म ड्रोन होने वाला है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 4 आर्चर आर्म ड्रोन UAV पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल हथियारों के टेस्टिंग के लिए किया जाएगा और इसके बाद इसे भारतीय सेना को यूजर ट्रायल्स के लिए सौंपा जाएगा। बता दें कि आर्चर, जिसकी रेंज 220 किलोमीटर है और ये UAV 4 एयर टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल्स को ले जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ 2 एयर टू एयर मिसाइलें भी इसमें लगाएगा और भारतीय सेना डीआरडीओ के नए शॉर्ट रेंज आर्म्स UAV आर्चर को खरीदेगी करीबन 100 की संख्या में। यही नहीं, इसके अलावा रुस्तम 2 में भी एंटी टैंक मिसाइलों को भी लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर अग्नि 5 को लेकर आ रही है। दरअसल अग्नि 5 जो कि एक न्यूक्लियर क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी 2 की संख्या में निर्माण किया जा चुका है और कहा जा रहा है कि इसे डिप्लॉय और एक्टिवेट भी किया जा चुका है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और दूसरे बॉर्डर एरियाज में। जहां तक बात करते हैं अग्नि 6 की, तो ऐसी कोई मिसाइल आने वाली नहीं है, लेकिन डीआरडीओ अब अग्नि 5 को ही और ज्यादा एनहांस करने वाला है, जिसमें कि मर्फ क्षमता होगी, जिसे कि अगले कुछ सालों में डीआरडीओ अग्नि 5 पर इंटीग्रेटेड कर देगा। यही नहीं, इसके अलावा K5 SLBM का टेस्ट इस साल किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा डीआरडीओ को K6 SLBM, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर होगी, उसके लिए भी अप्रूवल मिल चुका है। हालांकि इनके डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए 4 सालों का और वक्त लगेगा। दोस्तों, अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 76 के तहत किलो क्लास सबमरीन का इस्तेमाल टेस्ट बेड के रूप में किया जाएगा, जिसे कि मझगांव शिप बिल्डर्स करेगी। बता दें कि इंडियन नेवी का सबमरीन डिजाइन ग्रुप 12 स्वदेशी कन्वेंशनल सबमरीन का इंचार्ज होगा। इसके अलावा डीआरडीओ की नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने फुल स्केल एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम की फैब्रिकेशन पर भी काम शुरू कर दिया है और किलो क्लास की सबमरीन टेस्ट बेड पर सभी स्वदेशी जो सबमरीन यानी कि पनडुब्बी टेक्नोलॉजी है उसे लगाया जाएगा, जिसमें कि डीआरडीओ का AIP सिस्टम भी शामिल है और यही नहीं, इसमें लिथियम आयन बैटरी भी होगी। इसके अलावा इंप्रूव सोनार सिस्टम और नया प्रपोल्सन सिस्टम भी इसमें लगाया जाएगा।
दोस्तों जैसे कि आपको पता चल चुका है कि फ्रांस भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत अब इस प्रोजेक्ट में वो कंटेंडर नहीं रह गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रांस भारत से दूर हो चुका है। दरअसल फ्रांस फर्म रेवल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि वो भारत के साथ पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में हर तरीके का सॉल्यूशन देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत जो भारतीय नौसेना की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, जिसमें कि एक सी प्रूवन फ्यूल सेल AIP सिस्टम होना चाहिए, उसे फ्रांस की नौसेना इस्तेमाल नहीं करती और यही वजह है कि फ्रांस को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। लेकिन यहाँ पे जो साउथ कोरिया है, जिसने कि अपनी KSS-3 पनडुब्बी की पेशकश की है भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत, उसके पास एक प्रूवन AIP सिस्टम तो है, लेकिन वो भारत को इस पनडुब्बी के साथ वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं देगी, जबकि खुद कोरियन नेवी KSS-3 में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। दोस्तों जिस तरीके से भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है और चीन ने LAC के निकटवर्ती क्षेत्रों में करीबन आधा दर्जन नए एयरफील्ड तैयार किए हैं, जबकि चाइना के पास पहले भी इस तरीके के नए एयरफील्ड सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौजूद थे। चीन की इस चुनौती को देखते हुए और उसका मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से भी सीमाई क्षेत्रों में नए एयरफील्ड विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों हाल ही में संसद की एक समिति के समक्ष दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि LAC के निकट चीन के पहले से मौजूद एयरफील्ड और पिछले 1-1.5 वर्षों के दौरान बने एयरफील्ड की पहचान की गई है। जिस तेजी से चीन अपनी वायुसेना के नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, वो एक चिंतापूर्ण विषय है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए भी भारत ने उपाय शुरू कर दिए हैं। सीमा से कुछ दूर के इलाकों में चीन की तर्ज पर नए एयरफील्ड बनाने और पुराने एयरफील्ड को अपग्रेड करने और नागरिक हवाई अड्डों के इस्तेमाल की सभी संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि वायुसेना की तरफ से नए एयरफील्ड की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, जो कि करना भी नहीं चाहिए। वायुसेना की रणनीति है कि एयरफील्ड को तैयार करके चीनी सेना को क्षति पहुंचाई जा सके अगर युद्ध होता है। इसमें चीन के प्रहार को बिना ज्यादा क्षति के सहना और जवाबी हमले करना शामिल है। इसके लिए सीमाई क्षेत्रों से दूर एयरफील्ड में मौजूद बलों का इस्तेमाल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करीबन 24 एयरफील्ड को अक्टूबर 2024 तक आधुनिक बनाने की योजना चल रही है। इसमें से ज्यादातर एयरफील्ड चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के निकट है। चीनी सेना के पास करीबन 18 से 20 ऑपरेशनल एयरफील्ड है। इसके अलावा चीन ने कुछ नागरिक हवाई अड्डों का इस्तेमाल अपनी वायुसेना के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहीं भारत के पास ये संख्या कम है, लेकिन कोशिश है कि इसे चीन के बराबर या उससे ज्यादा किया जाए। भारत सरकार का फोकस पूरी तरीके से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर है, जहां छोटे एयरफील्ड को बड़ा करना और उन्हें लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल योग्य बनाना भी है। इन एयरफील्डों को न सिर्फ विमानों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि उन्हें सेना और सैन्य उपकरणों के लिए बैकअप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं, वो क्वाड को लेकर तो आ रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत से काफी खफा है और विकल्प के रूप में दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल कर सकता है। दोस्तों यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर भारत ने कुछ नहीं बोला। ऐसे में अमेरिका को एक बड़ी टेंशन है और अमेरिका के इस बुढ़ऊ राष्ट्रपति को अब ऐसा लग रहा है कि भारत उसकी बातों में नहीं आने वाला। रूस को लेकर भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव इस कदर देखा जा सकता है कि जिसमें कि क्वाड में अब दक्षिण कोरिया को शामिल किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण कोरिया क्वाड में भारत के विकल्प के रूप में उभर रहा है। एशिया टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया आने वाले समय में चीन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए क्वाड में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकता है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने प्रधानमंत्री मोदी, एस जयशंकर समेत कई नेताओं के साथ मुलाकात के बाद भारत को रूस के साथ संबंधों को लेकर चेतावनी दी है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि इससे रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध कमजोर हो जाएंगे। दक्षिण कोरिया इस जगह लेने के लिए बहुत ही आतुर भी नजर आ रहा है, जो एक लोकतांत्रिक देश है और बड़े पैमाने पर हथियारों को भी निर्यात करता है। आने वाले समय में दक्षिण कोरिया क्वाड प्लस और G7+ के रूप में भी अपनी प्रभावी भूमिका हासिल करने की कोशिश करेगा। वहीं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून ने भी ऐलान किया है कि उनका देश विस्तारित क्वाड का सदस्य बनने के लिए तैयार है। हालांकि दक्षिण कोरिया के क्वाड में आने के बाद भी भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, पश्चिमी देशों के लिए भविष्य के लिहाज से रणनीतिक केंद्र बना रहेगा। और यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान बाइडेन ने व्यापक रणनीतिक भागीदार बनाने का प्रण भी लिया था। इस तरह से उन्होंने दोनों के बीच संबंधों में आई तल्खी को खत्म करने की कोशिश की थी। यही नहीं, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया है कि वो अमेरिका की हवाई रक्षा प्रणाली थार्ड को भी अपने यहाँ लगाने को तैयार है। भले ही दोस्तों दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हो जाता है, यानी कि क्वाड प्लस में अगर वो शामिल हो जाता है तो उससे भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये तभी तक टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।